तो लास्ट क्लास में इस टॉपिक को खत्म कर रहे थे हम लोग। मैं एक पॉइंट डिस्कस करके छोड़ा था। क्या था वो पॉइंट? शील्डिंग में आखिरी क्लास का जो पॉइंट था कि सर अंदर की मीटर बाहर नहीं कंडक्टर जाने के अंदर और बाहर जो चार्जेस हैं तो दोनों एक दूसरे से अफेक्टेड नहीं होते। यस सर। सर मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को ना अंदर आने देता है ना अंदर की को बाहर जाने देता है। हाँ ठीक। आज उसको ना जो शील्डिंग पढ़ा था उसको आज देखो, उसको कुछ प्रॉब्लम्स के साथ समझते हैं। रिफ्लेक्शन ज्यादा आ रही है क्या तुम लोग? जहाँ लिख रहा हूँ वहां भी रिफ्लेक्शन है? सर दिख रहा है। यहाँ चलो ठीक है। इसके लिए क्या कह रहे हैं कि ये जो स्फेरिकल मेटल शेल है इसके सेंटर पर कोई चार्ज है कैपिटल Q1 का और आउटसाइड में कोई चार्ज है Q2 का। सेंटर पर Q1, आउटसाइड में Q2 और इस मेटल शेल के पास खुद का जो चार्ज है वो है कैपिटल Q। और Q1 एंड Q2 के बीच में सेपरेशन गिवन है स्मॉल r। रेडियस ऑफ दिस मेटालिक शेल इज कैपिटल R। फर्स्ट प्रॉब्लम इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज फोर्स बाय Q2 ऑन Q1? फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ये फर्स्ट क्वेश्चन है। K Q1 Q2 by R square small r square. Secondly, force on Q1 by that metallic shell। और तीसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1। तीन क्वेश्चन हैं इसमें। रिजल्ट खराब कराने का शौक है, जा करवा लो, करा बाहर दूसरी जगह जाके करा लो, करा रिजल्ट। फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, ऑन Q1 बाय Q2 बोथ आर पॉइंट चार्जेस। कूलम्स लॉ लगाएंगे इसके अंदर, इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब फोर्स ऑन Q1 बाय Q2, force between 2 point charges according to the Coulomb's law, it is simply K Q1 Q2 divided by R square। डायरेक्शन की बात करेंगे तो ये लाइक चार्जेस हैं, Q1 एंड Q2 आर लाइक चार्जेस एंड देयरफॉर Q2 मतलब ये मान के चल रहे हैं कि ये भी पॉजिटिव चार्ज है और ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सो Q2 Q1 को रिपेल करेगा, डायरेक्शन विल बी लेफ्ट। फोर्स ऑन Q1 बाय दैट शेल, इसका आंसर। इसके पहले लास्ट क्लास की थ्योरी जो थी मेटल की कैविटी वाली थ्योरी, उसके हिसाब से जो हमारा शेल है इसके एक इनर साइड होगी, एक आउटर साइड होगी इसकी। शेल की जो इनर वाली साइड है इसके ऊपर अगर हम चार्ज रखेंगे और शेल के आउटर वाले साइड के ऊपर चार्ज, कैविटी वाली थ्योरी के हिसाब से लास्ट क्लास में डिस्कस हो चुका है, अगर अंदर Q1 चार्ज रखा गया है तो दैट मींस शेल के इनर साइड पर जो चार्ज अपीयर होगा वो माइनस Q1 का, और शेल के आउटर साइड पे जो चार्ज अपीयर होगा प्लस Q1 एंड साथ में उस शेल का अपना भी चार्ज है एक प्लस Q का।
तो चार्ज जो मेटल का है प्लस ये टोटल चार्ज इसके आउटर साइड पर आएगा। आउटर साइड का चार्ज हो गया Q1 प्लस कैपिटल Q। नाउ शील्डिंग थ्योरी कहती है, जो शील्डिंग थ्योरी है वो ये कह रही होती है कि जो हमारा आउटर स्पेस है, आउटर स्पेस, चलिए इसमें दो स्पेस हो गए मेटल सेल की वजह से, एक अंदर वाला स्पेस हो गया, इसको हम स्पेस 1 का नाम दे रहे हैं, और एक बाहर वाला स्पेस 2, और स्पेस 1 और स्पेस 2 के बीच में एक मेटल की वॉल है। तो शील्डिंग थ्योरी ये कहती है कि अगर दो स्पेस के बीच में मेटल आ चुका है तो इधर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर पेनिट्रेट नहीं करेगी और अंदर वाले स्पेस की इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर पेनिट्रेट नहीं करेगी। मतलब इसका ये हुआ कि आउटर स्पेस 2 में जो चार्ज रखा गया है और आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, आउटर स्पेस और आउटर सरफेस, इन दो चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट, आउटर चार्ज और आउटर सरफेस पर जो चार्ज है, इन दोनों चार्जेस की इलेक्ट्रिक फील्ड का नेट इफेक्ट अंदर वाले स्पेस में 0 आएगा, और अंदर वाला चार्ज और अंदर वाले सरफेस, इनर चार्ज इनर सरफेस, इन दोनों के इलेक्ट्रिक फील्ड का कंबाइंड इफेक्ट आउटसाइड पर 0 जाएगा। जिसका ये मतलब हो गया कि Q2 चार्ज जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर वाले स्पेस में जनरेट करेगा, आउटर सरफेस का चार्ज उस इलेक्ट्रिक फील्ड को परमानेंटली कैंसिल आउट करता रहेगा। ये कहलाता है आपका शील्डिंग थ्योरी। नेट इलेक्ट्रिक इफेक्ट by all the charges on the outer surface and in the outer space, that net of electric field is 0. So Q2 की वजह से अगर Q1 पर कुछ फोर्स लग रहा होगा तो उसको कैंसिल आउट करेगा इस Q1 प्लस कैपिटल Q की फोर्स। Q1 प्लस कैपिटल Q जो इस आउटर सरफेस पर है, ये वाली फोर्स इस Q1 के फोर्स को कैंसिल आउट करेगी। सो इसकी जो शेल है, इस शेल का आउटर साइड, सेल की आउटर साइड एक फोर्स एग्जर्ट कर रही होगी, और वो फोर्स एग्जैक्टली इतनी ही होगी, K टाइम्स Q1 Q2 बाय R स्क्वायर टुवर्ड्स राइट साइड, जस्ट उसको कैंसिल आउट करने के लिए, शील्डिंग थ्योरी। और उस शेल की जो इनर साइड है, उसी मेटेलिक शेल का इनर साइड, ये भी कुछ फोर्स लगा सकता है, बट क्योंकि जो हमने मेटेलिक शेल कंसिडर किया है वो ज्योमेट्रिकली स्फीयर है, जो कि एक सिमेट्रिकल एंड रेगुलर ज्योमेट्री में आता है, और जो चार्ज हमने रखा हुआ है वो उसके सेंटर पॉइंट पर रखा हुआ है, तो ज्योमेट्री वाइज एक सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर है, और पोजीशन वाइज चार्ज उसके सिमेट्रिकल पॉइंट पर है, और शील्डिंग की वजह से बाहर वाले चार्ज और बाहर वाले सरफेस अंदर वाले साइड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन को इफेक्ट नहीं करेंगे। आउटर चार्ज और आउटर सरफेस का अंदर वाले साइड के चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर 0 इफेक्ट, इसी को इलेक्ट्रोस्टैटिक शील्डिंग थ्योरी कही गई है। यानी माइनस Q1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो ओनली अंडर द इफेक्ट ऑफ प्लस Q1, एंड प्लस Q1 सिमेट्रिकली लोकेटेड है, इस वजह से माइनस Q1 यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा। माइनस Q1 का जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज परमानेंटली अ यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, दो रीजंस की वजह से, स्फेरिकल ज्योमेट्री shielded by outer sides and Q1 at the center point। और शेल थ्योरी ये कहती है कि अगर किसी भी सरफेस, किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, अगर किसी भी स्फेरिकल सरफेस पर यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो उस शेल की वजह से अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं की जाती। तो इनर साइड पर माइनस Q1 के यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होने की वजह से इसका अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा, और जब इसका अंदर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट नहीं होगा तो इसकी वजह से Q1 पर कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं होगी। सो फोर्स ऑन Q1 बाय इनर साइड इक्वल्स टू 0।
एंड फाइनली व्हाट इज द फोर्स ऑन Q1? फाइनल आंसर। अब इसमें ये नहीं पूछा जा रहा है कि बाय किसका, फोर्स ऑन Q1 बाय व्हाट, तो दैट मींस कि टोटल फोर्स ऑन Q1 Zero. जीरो Zero. तो शील्डिंग इफेक्ट कभी भी ये नहीं बोलता है कि बाहर के चार्ज का अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं आता, बाहर के जितने चार्ज हैं वो इंडिविजुअली इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेंगे। Q2 alone will create a force, outer surface alone will create a force, but sum of these two will become zero. ये आपका शील्डिंग इफेक्ट कहलाता है। क्या कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल q इसका डिस्ट्रीब्यूशन भी यूनिफॉर्म होगा? कैपिटल Q1 प्लस स्मॉल q का डिस्ट्रीब्यूशन अगर देखा जाए No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. आउटर साइड इस पर प्रॉब्लम क्या है, ये तो Q स्फीयर है, under the effect of Q2 है. मतलब Q2 बाहर इंचार्ज है ना। Q2 बाहर है। इसका मतलब ये, इन्फ्लुएंस नहीं कर रहा, Q2 बाहर है। तो ये नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन है। यानी कि जो स्टेटमेंट असर्शन रीजन में आते हैं कि स्फेरिकल सेल्स अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस नहीं करते, क्या ये हमेशा के लिए ट्रू होगा? या फिर स्फेरिकल सेल अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड तब प्रोड्यूस नहीं कर सकते जब उनके ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो? तब नहीं करते जब चार्ज यूनिफॉर्म यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड जब है। यूनिफॉर्म यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूट, राइट। शेल थ्योरी इसको कहा गया कि किसी भी स्फेरिकल सेल की वजह से इनसाइड जीरो इलेक्ट्रिक फील्ड इफ चार्ज इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। शील्डिंग को समझने के लिए एक और एग्जांपल, फेमस क्वेश्चन है, ये भी ग्रिफिथ का ही है। मेटल, उसके अंदर दो कैविटीज, मेटल के अंदर हमारा कैविटी नंबर 1 और कैविटी नंबर 2। इसके कैविटी 1 के सेंटर पॉइंट पर Q1 चार्ज, कैविटी 2 के सेंटर पॉइंट पर Q2 चार्ज, और मेटल के पास कैपिटल Q का चार्ज। कैविटी 1 की जो साइज है, मतलब रेडियस, वो a है। कैविटी B का साइज यानी उसका रेडियस स्मॉल b है, और मेटल का रेडियस स्मॉल c। ABC इनके रेडियस है, A कैविटी 1 का, B कैविटी 2 का, और C जो है वो मेटल का। मेटल सॉलिड मेटल है, उसके अंदर दो कैविटीज है। ऑब्वियसली इसमें हमारे पास नंबर ऑफ सरफेसेस कौन कौन सी है, तो कैविटी 1 की सरफेस, इसको हम S1 का नाम दे रहे हैं, कैविटी 2 की सरफेस S2, और कैविटी 3 की सरफेस, सॉरी, मेटल की आउटर सरफेस S3। चार्जेस बताएं कितने कितने आएंगे इस पे? सर ये सरफेस स्फेरिकल है कि ये डिस्क सब शेप है? स्फेरिकल, ऑल स्फेरिकल, जितने भी सरफेस देख रहे हो वो सब स्फेरिकल है। ओके। मेटल भी स्फेरिकल है, अंदर कैविटी भी स्फेरिकल है। Q1 और Q2 स्फेरिकल कैविटीज के सेंटर पॉइंट्स पर है, रेडियस A और B, और मेटल का अपना रेडियस स्मॉल c। तो तीन सरफेस हैं, एक कैविटी 1 की सरफेस को हमने S1 नाम दिया है, कैविटी 2 की सरफेस को S2 नाम दिया गया है, और इस मेटल के बाहर वाली सरफेस को S3 का नाम दे रहे हैं। S1, S2, S3 पर कितने कितने चार्जेस आएंगे? तो सर Q1 Q2 सर Q plus S1 Q पे माइनस Q1, S2 सिंपल पे थ्योरी, माइनस Q2। सिंपल थ्योरी, हाँ राइट। जितना भी चार्ज कैविटी के अंदर है उसका जस्ट अपोजिट सामने सरफेस पे आना चाहिए। एंड द रीजन इज क्योंकि यहाँ पर आपके मेटेलिक पॉइंट्स हैं, तो इन मेटेलिक पॉइंट्स में जब भी कोई गॉसियन सरफेस बनेगी, गॉसियन सरफेस थ्रू द मेटेलिक पॉइंट्स, तो उसका फ्लक्स हमेशा जीरो आना चाहिए। बिकॉज ये सारे पॉइंट्स जब मेटल के अंदर है तो मेटल के इनसाइड सभी जगह पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इस गॉसियन सरफेस में टोटल जीरो चार्ज तभी आ सकता है जब यहाँ पर Q1 चार्ज है, तो सामने की तरफ मतलब सरफेस S1 के ऊपर माइनस ऑफ माइनस Q1 का चार्ज। Q1 नेगेटिव चार्ज सेम थ्योरी कैविटी 2 के साथ लगेगी। माइनस अगर Q2 Q2 रखा है हो तो जाएगा। माइनस Q2 यहाँ पर आ जाएगा, और सरफेस 3 के ऊपर जो चार्ज आएगा
कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2। Q1 plus Q2. इन तीनों का टोटल वैल्यू इतना आना चाहिए जो मेटल को दिया है। तीनों सरफेस मिला करके मेटल का गिवन चार्ज आना चाहिए। मेटल का चार्ज अगर कैपिटल Q है तो तीनों का टोटल इतना हो जाए, Q1 Q2। तो कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2। नाउ इसके बाद आते हैं, ये तो हो गए चार्जेस। अगला क्वेश्चन, क्या ये सभी चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे या फिर इनमें से कोई ऐसे भी चार्जेस हैं जो कि नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे? सारे यूनिफॉर्म होंगे। Q1 और uniform Q2 सब यूनिफॉर्म है। क्या रीजन होगा यूनिफॉर्मिटी का? यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन के कैविटी रीजन में तो दोनों सेंटर पे हैं दोनों और सेंटर बाहर से पड़ेगा नहीं Vertical है और बाहर अरेंजमेंट है और के आउटर सरफेस पे कैविटी को सर मेटल सराउंड कर रहा है तो सर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड का इन्फ्लुएंस होगा नहीं, इसलिए सर वहाँ भी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन होगा। बाहर पे चार्ज नहीं तो वहाँ भी यूनिफॉर्म। ओके। बाहर भी चार्ज। स्फेरिकल कैविटी है बिकॉज ऑफ स्फीयर एंड द चार्ज एट द सेंटर। स्फीयर और सेंटर ये दो बातें जहां पर हैं, तो हम कह रहे हैं कि ये यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन पे जाएंगे। सारे चार्जेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे और इनकी सरफेस डेंसिटी निकाल सकते हो, सिग्मा, चार्ज पर यूनिट एरिया। बिकॉज सरफेस के चार्ज पता है, सरफेस के साइज पता है, तो चार्ज डिवाइडेड बाय सरफेस एरिया आप अपने सिग्मा आराम से निकाल सकते हो। सारे चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। नाउ क्वेश्चन, मेटल इस Q1 पर कितना फोर्स लगा रहा होगा? फोर्स बाय दिस मेटल ऑन Q1 या फिर फोर्स बाय द मेटल ऑन Q2 या फिर मतलब और भी फोर्सेस पूछ सकते हैं। Q Now- plus Q1 plus Q2 into Q1 into K upon R नहीं। square। जी नहीं, शील्डिंग थ्योरी को समझो पहले आप। सर जीरो लगा रहा होगा। एक मिनट यार, शील्डिंग थ्योरी देखो ना आप। शील्डिंग थ्योरी क्या कहते हैं? शील्ड का मतलब होता है कवच करना, मतलब प्रोटेक्ट करना। जो हमारा कैविटी वाला स्पेस है, इसके जस्ट बाहर, कैविटी के जस्ट बाहर मेटेलिक पॉइंट्स है, मतलब इसके बाहर मेटल आ गया, तो ये मेटल एज अ शील्ड काम कर रहा है। जो इस कैविटी के चारों तरफ मेटल है वो इस कैविटी को शील्ड कर रहा है, इस कैविटी को प्रोटेक्ट करेगा बाहर के चार्जेस से। कैविटी 1 के जस्ट बाहर ये जो मेटेलिक मीडियम देख रहे हो, यहां पर जो मेटल है, ये मेटल कैविटी 1 के अंदर बाहर से कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जाने नहीं देगा। मतलब ये जो Q2 और ये जो माइनस Q2 और ये जो सरफेस S3 है, ये सब Q2 माइनस Q2 और ये आउटर सरफेस, ये सब इस मेटल के शील्डिंग की वजह से अंदर कोई इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे, अंदर कोई नेट इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करेंगे। नाम में ही सारा कंसेप्ट है इसकी। कैविटी 1 is shielded by metal, which means this metal will not allow a combined electric effect of all the outside charges, Q2 minus Q2 and then surface S3. पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ? Yes, sir। यस सर। सो Q1 चार्ज के ऊपर अगर कहीं पर फोर्स आनी होगी तो वो सिर्फ सरफेस S1 की आ सकती है। ओनली सरफेस S1 कैन एक्सर्ट फोर्स ऑन Q1। ऑल अदर फोर्सेस आर, मतलब इफेक्ट ऑफ ऑल अदर फोर्सेस शील्डेड बाय द मेटल अराउंड दिस कैविटी, कैविटी के अराउंड मेटल की, तभी नाम शील्डिंग का दिया गया इसको। अब तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है कि इस Q1 पर फोर्स इस माइनस Q1 चार्ज की वजह से लगे, लेकिन ये माइनस Q1 चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया यहाँ पर। और शेल थ्योरी फिर से एक बार कह रहा है कि स्फेरिकल सेल पर अगर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए तो उसका अंदर कोई इफेक्ट नहीं आता, जीरो होता है। अल्टीमेटली Q1 पर जीरो फोर्स है। रिजल्टेंट फोर्स Q1 के ऊपर जीरो है। अब बात करूं, क्या Q2 का Q1 पर कोई इफेक्ट होगा? मतलब Q2 का Q1 के ऊपर Particularly affect होगा। Yes, sir. यस सर। फोर्स ऑन Q2 बाय Q1
तो ये 2 पॉइंट चार्जेस, इंडिविजुअल लेवल पे होगा, ओवरऑल नेट देखेंगे तो Overall तो कुछ फिर नहीं zero आएगा। है। ओवरऑल नेट देखे तो जीरो था। शील्डिंग हमेशा नेट फील्ड की होती है, इंडिविजुअल फील्ड को शील्ड नहीं कर सकते आप। मतलब कि बाहर का चार्ज इंडिविजुअली यहाँ पर फोर्स लगा सकता है, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई जो भी इनके बीच का डिस्टेंस है, अगर उसको R मान लेते हैं। और लेफ्ट साइड अगर ये लाइक चार्जेस है, फोर्स ऑन Q2 बाय दिस माइनस Q2 चार्ज होगा या नहीं होगा? देखिए, फोर्स ऑन Q1, सॉरी फोर्स ऑन, ये गड़बड़ हो गया, फोर्स ऑन Q1 बाय Q2 एंड फोर्स ऑन Q1 बाय माइनस Q2। इस Q1 पर इस माइनस Q2 चार्ज का, ये जो माइनस Q2 चार्ज यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, क्या इसका इफेक्ट आएगा या नहीं आएगा? देखिए कितना, सर ऊपर और वाले एक मिनट, फोर्स ऑन Q1 बाय सरफेस S3 जिसके ऊपर हमारा कैपिटल Q प्लस Q1 प्लस Q2 चार्ज है। वाला फॉर्मूला। एक मिनट, ये शायद अभी दिखा दे, शायद दिख नहीं रहा, नीचे वाली लाइन कट तो गई, थोड़ा सा नीचे कर दीजिए कैमरा। तो हो नहीं पाएगा, आज सेटिंग गड़बड़ है। अब देखो, शेल थ्योरी, मतलब 2 थ्योरीज लगाई है, एक शील्डिंग इफेक्ट और एक शेल थ्योरी। S3 सरफेस के ऊपर चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और ये स्फेरिकल है, स्फीयर और यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि इसका अंदर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला, यानी कि सरफेस S3 अंदर कोई फोर्स नहीं लगा सकता, यानी ये टर्म 0 है। आउटर सरफेस की वजह से अंदर कोई फोर्स नहीं, Q2 की वजह से फोर्स आया पॉइंट चार्ज की वजह से, माइनस Q2 की वजह से क्या आएगा, जबकि आपका ये कहना है कि टोटल फोर्स यहाँ पर 0 आ रहा है, इसका मतलब ये फोर्स भी हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा तो कैंसिल हो जाएगा। डायरेक्शन में राइट साइड में ये फोर्स आ जाएगी। सर हम लोग ये भी तो कह सकते थे कि क्योंकि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है माइनस Q2, तो एक point तरह से charge उसको सेंटर पे कंसंट्रेट कर सकते हैं। राइट, शेल थ्योरी में Point charge ये मान शेल थ्योरी ये कहता है कि स्फेरिकल भी है। स्फेरिकल शेल का इफेक्ट अंदर 0 और बाहर उसका इफेक्ट पॉइंट चार्ज की Outside तरफ point होता है। लेकिन देखिए, यह आंसर सही है, चलो एक बार मान लिया कि यहाँ पर तो वैसे कह सकते हैं। सर बस सरफेस S3 वाला एक बार बता दीजिए फिर से। सरफेस S3 स्फीयर है और यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सरफेस है, इसलिए उसका इफेक्ट अंदर नहीं आएगा, ये कई बार बोल चुके हैं। एक बार को और एग्जांपल सभी और है। थर्ड एग्जांपल, मान लिया जाए स्फेरिकल मेटल है लेकिन अंदर की कैविटी इरेगुलर है, इरेगुलर कैविटी बट आउटसाइड स्फेरिकल है। तो इसमें इनर सरफेस का भी फोर्स आएगा अंदर के पॉइंट के अंदर, और अंदर जो पॉइंट है ये सेंटर है, सेंटर ऑफ आउटर सरफेस, आउटर वाला स्फीयर है उसका सेंटर पॉइंट है। मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज स्मॉल q है और मेटल के पास चार्ज आपका कैपिटल Q है। तो पहली थ्योरी तो यहाँ पर क्लियर है कि फर्स्ट थ्योरी ये कहती है कि जो अंदर चार्ज है उसका नेगेटिव चार्ज यहाँ पर आना चाहिए और आउटसाइड पे जो चार्ज आएगा वो Q प्लस स्मॉल q का आएगा। और कहा जाए कि जो सेंटर है उससे स्मॉल r डिस्टेंस आउटसाइड किसी पॉइंट पर क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ निकालना है मेरे को स्मॉल r मोर देन कैपिटल R वाले पॉइंट पर, शील्डिंग इफेक्ट, शील्डिंग इफेक्ट, एक मिनट, हाँ ठीक है। अगेन दिस कैविटी इज शील्डेड बाय द मेटल, कैविटी के जस्ट बाहर जो मेटल है ना, ये मेटल क्या करेगा, इस स्पेस को और बाहर वाले स्पेस को एक दूसरे से सेपरेट कर रहा है, मतलब अंदर वाले स्पेस की फील्ड बाहर नहीं जा सकती,
तो यहाँ पर जो भी फील्ड है वो किसकी वजह से आ रही होगी, आउटर स्पेस में कैपिटल चलेगी। क्यू Outer प्लस surface, स्मॉल Q क्यू, plus small बाहर q. की ये तरफ सर जो चार्ज आ रहा है सरफेस वाले शायद। चार्ज की वजह से। कैपिटल क्यू क्या टू ये स्मॉल क्या ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा? Yes, sir. यस सर, Yes, So, sir, तो बाहर वो चार्ज नहीं है तो ये यूनिफॉर्म हो जाएगा, अंदर क्योंकि वाला कोई बाहर पे इफेक्ट नहीं चार्ज डाल नहीं है रहा। ना सर। क्योंकि राइट, इस चार्ज के ऊपर इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट 0 हो जाएगा। मतलब इन दोनों की शील्डिंग थ्योरी फिर से यही बोलती है, कैविटी वाली स्पेस में और कैविटी वाली सरफेस के चार्ज का कंबाइंड इफेक्ट बाहर 0 है। अंदर के मतलब कि चार्जेस इस, बाहर का कोई इफेक्ट नहीं देते। तो इसका मतलब इस चार्ज पर किसी और का तो कोई इफेक्ट आ ही नहीं रहा, यानी ये एक तरीके से आइसोलेटेड चार्ज हो गया और स्फेरिकल सरफेस हो गया, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया। और जब ये यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया तो इसको एज अ पॉइंट चार्ज मान करके या फिर गॉस लॉ लगा करके आउटर पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हम डायरेक्टली यूज कर सकते हैं, E मल्टीप्लाइड बाय 4πr², जो कि यहाँ पर गॉसियन सरफेस बनेगी उसका एरिया होगा इक्वल टू टोटल चार्ज इस गॉसियन सरफेस के अंदर। Q plus Q. बस या तो गॉस लॉ लगा लीजिए या फिर इसको पॉइंट चार्ज मान लें, तो पॉइंट चार्ज ना। मान के कूलम्स लॉ भी लगा सकते हैं। कहीं कुछ भी कर लो। हाँ, अब क्वेश्चन एक और है, will there be any force on this small q placed at the center point? Is there any force on small q which is at the center point? Minus Q. Yes, sir. minus Q. Minus Q. Minus Q तो नहीं है। माइनस क्यू को होगा। Yes, sir. सरफेस 1 सरफेस 2, सरफेस 2 की वजह से नहीं आएगा। Yes, sir. यस सर, शील्ड हो गया। कौन सी थ्योरी लगा रहे हो? सरफेस 2 की वजह से यहाँ पर 0 फोर्स आएगी, उसके पीछे थ्योरी शील्डिंग इफेक्ट भी कह सकते हो, शेल थ्योरी भी कह सकते हो कि ये स्फेरिकल स्ट्रक्चर है और चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसका अंदर कोई इफेक्ट नहीं आने वाला। माइनस क्यू की वजह से यहाँ पर कोई इफेक्ट आएगा Yes, sir, आएगा। क्योंकि यस सर, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं है। नॉन यूनिफॉर्म है ना वो। नॉन यूनिफॉर्म, ये प्रॉपर्टी सिर्फ स्फीयर के पास है। ओनली स्फेरिकल सरफेस विद यूनिफॉर्म चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन नॉट प्रोवाइड अ फोर्स इनसाइड। बाकी सब जगह पर फोर्स आएगी, यानी ये माइनस क्यू इसके ऊपर फोर्स आएगा, बट कितना आएगा वो निकाल नहीं सकते। सरफेस इरेगुलर है तो या तो उसके और सरफेस की ये ज्योमेट्री बता। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड भी नहीं तो कुछ हाँ। एग्जैक्टली बता कह नहीं भी सकते। नहीं सकते। राइट राइट। अच्छा ये बताइए, मेटल के अंदर हमने कोई पॉइंट पी चूज किया, इनसाइड मेटल एक पॉइंट पी लिया और पूछा जाए कि इस पॉइंट पर सरफेस 1 की वजह से क्या इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी, और मान ले ये पॉइंट इस स्मॉल क्यू से कुछ एक्स डिस्टेंस पे है। पॉइंट पी पर सरफेस 1 की इलेक्ट्रिक थ्योरी कौन से लगा रहे हो? सर एक तो मेटल के अंदर ये मेटल के अंदर जीरो चार्जेस हैं उन्हीं से आएगा। मतलब कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट पी पर 0 है क्योंकि पी मेटल के अंदर है। अब यहाँ पर 3 चार्जेस हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी बाय स्मॉल क्यू प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी बाय द सरफेस 1 एंड प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी कैन बी बाय द सरफेस नंबर 2। इन सबका टोटल 0 होना चाहिए। यस सर। सरफेस नंबर 2 की वजह से पॉइंट पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड वैसे भी 0 होगी। शेल थ्योरी, शील्ड हो गया। शील्डिंग थ्योरी, शेल थ्योरी, जो भी नाम दो, इसका मतलब इन दोनों का समेशन 0 आ रहा है। और ये क्योंकि पॉइंट चार्ज है तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज के हिसाब से बनेगी k इंटू स्मॉल क्यू अपॉन एक्स स्क्वायर राइट साइड पर, और इन दोनों का समेशन 0 होगा। इसका मतलब ये वाला आंसर भी के क्यू बाई एक्स स्क्वायर ही आना चाहिए। क्यू बाई एक्स स्क्वायर Left लेफ्ट साइड सॉरी उल्टा हो जाएगा। लेफ्ट साइड पर आएगा। इतना सा कंसेप्ट है, ज्यादा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, बस माइंड में शील्डिंग का नाम कायदे से रहे आपके। ना इसी में एक और टॉपिक है, बाकी प्रॉब्लम्स भेजी जाएंगी उसमें करेंगे।
वो भेजी नहीं जाएंगी, वो कुछ रिशफल्ड करेंगे बैच को, उसमें कराएंगे। इसमें कह रहे हैं कि एक कंप्लीट कंडक्टिंग स्फीयर है, कंप्लीट कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड चार्ज कैपिटल क्यू, कंप्लीट आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर, कंप्लीट आइसोलेटेड कंडक्टिंग स्फीयर ऑफ रेडियस आर विथ चार्ज कैपिटल क्यू। कंडक्टर है इसलिए चार्ज को सरफेस पे दिखाएंगे, आइसोलेटेड है इसलिए यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट करके दिखाएंगे। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वर्ड का मतलब ये है, आपको ये पता लगाना है कि कंडक्टर के सरफेस पर कितना प्रेशर एक्सर्ट हो रहा होगा बाय नेम। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का मतलब हुआ प्रेशर ऑन द सरफेस ऑफ कंडक्टर। मतलब ये कहा जाता है कि जब कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो उसके सरफेस पर एक प्रेशर फील होता है उसको। Yes. कितना होता है ये प्रेशर कितना होगा ये निकालना है मेरे को। उसके लिए ये आर्गुमेंट पीछे एक बार हो रहा था, बता दें आपको, थोड़ा बाकी लोग कंफ्यूज हो गए थे। इस कंडक्टर पे आप क्या कर सकते हो, कंडक्टर के ऊपर पहले तो आप एक प्रॉपर्टी याद करो, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, और ये ऑलरेडी प्रॉपर्टीज में बताया जा चुका है, जस्ट आउटसाइड द कंडक्टर Sigma by epsilon naught. सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जस्ट आउटसाइड में, और ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड एट सरफेस। और जस्ट इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, मेटल के अंदर जीरो, तो अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, बाहर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर क्या काम कर रहे हैं, इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करें। इस मेटेलिक सरफेस के ऊपर एक बहुत छोटा सा डिफरेंशियल पार्ट, और अब अगर आपसे कहा जाए कि इस डिफरेंशियल पार्ट को यहां से रिमूव कर देते हैं, इमेजिन करना है, सिर्फ इमेजिन करना है, एक्चुअल में रिमूव नहीं किया गया है। मतलब अगर ये डिफरेंशियल पोर्शन यहां पर ना होता, डिफरेंशियल पोर्शन की एब्सेंस होती है अगर, तो जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड में क्या इलेक्ट्रिक फील्ड्स बन रहे होते, जस्ट आउट और जस्ट इनसाइड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यूज समझ लो आप। हमने स्फीयर के ऊपर से एक डिफरेंशियल पोर्शन को हाइपोथेटिकली एब्सेंट माना है, ये डिफरेंशियल पार्ट एब्सेंट हो गया। नाउ जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड को हम E1 कह रहे हैं, और जस्ट इनसाइड भी इलेक्ट्रिक फील्ड को आप E1 कह सकते हो, लगभग बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड्स होंगी। Yes, sir. भाई अगर आप यहां पर एक डिफरेंशियल पार्ट रिमूव कर दे तो एक तरीके से यहां भी एयर है और यहां पर भी एयर है, इसके पीछे भी रीजन है। अगर हम एक डिफरेंशियल पार्ट को वर्चुअली एब्सेंट मानते हैं तो जस्ट इनसाइड और जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट्स लगभग कोइंसाइड कर रहे होंगे और दोनों सेम मीडियम में है, वर्चुअल लेवल पर माना जा रहा है ये सब कुछ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड लगभग यहां पर और यहां पर सेम वैल्यूज पे होगी। इसके बाद जो डिफरेंशियल पार्ट यहां पर कंसीडर कर रहे हैं, जो यहां पर एक्स्ट्रा डिफरेंशियल पार्ट कंसीडर करेंगे जिसके ऊपर कुछ चार्ज होगा, और मान लेते हैं ये डिफरेंशियल पार्ट का एरिया जो है वो डेल्टा ए है, जिसमें डेल्टा ए टेंडिंग टू जीरो है। तो ये जो डेल्टा ए वाला डिफरेंशियल पार्ट है, इसको आप एक सरफेस मान सकते हो, और वो वाला कंसेप्ट रिकॉल करिए, किसी भी इनफाइनाइट सरफेस के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है फॉर एनी इनफाइनाइट सरफेस, Sigma by 2 epsilon naught.
बट प्रैक्टिकली कोई भी सरफेस इनफाइनाइट नहीं होती। Yes. एक्चुअली इनफाइनाइट सरफेस कहने का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं सर उसका वो बहुत ज्यादा डिस्टेंस क्लोज है। बहुत बहुत ज्यादा बहुत close है। उसका डिस्टेंस इस सरफेस की जो डायमेंशंस हैं डायमेंशन उन के कंपैरिजन में बहुत उनके कम मैंने है। बहुत Negligible. छोटी है उसके डिस्टेंस। सरफेस की डायमेंशंस ज्यादा हैं और पॉइंट का डिस्टेंस काफी छोटा है, तब आंसर आता है सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो डिफरेंशियल पार्ट होगा, अगर हम इसके जस्ट आउटसाइड और जस्ट इनसाइड की बात करेंगे तो ये डिफरेंशियल पार्ट एक इनफाइनाइट सरफेस की तरह बिहेव कर रहा होगा, और इस डिफरेंशियल पार्ट की वजह से यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर के साइड सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी, और इसी डिफरेंशियल पार्ट की वजह से लेफ्ट साइड पर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट साइड डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट आएगी। ये पॉइंट थोड़ा समझने में दिक्कत हो सकती है कि ये जो डिफरेंशियल पार्ट है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, इस डिफरेंशियल पार्ट को एक इनफाइनाइट सरफेस की तरीके से ट्रीट कर रहे हैं जिसके इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। सो ये डिफरेंशियल पोर्शन राइट साइड पर राइट डायरेक्शन में और लेफ्ट साइड पर लेफ्ट डायरेक्शन में सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट की इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट कर रहा होगा, जस्ट आउटसाइड जस्ट इनसाइड पे। और ये जिसको हमने E1 और E1 दिखा रखा है, ये दो E1 E1, ये E1 इस डिफरेंशियल पार्ट के अलावा बाकी का जो पोर्शन है, यहाँ पर बाकी का जितना पोर्शन आप देख रहे हो, ये बाकी पोर्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है वो E1 एंड E1 प्रोड्यूस कर रहे हैं। सर सर वो जो E1 और E1 हम लोगों ने दिखाया है वो हम लोगों ने तब दिखाया ना जब हमने डिफरेंशियल पार्ट को हटा दिया था। हाँ, मतलब कि ये E1 का मतलब है दीज आर द इलेक्ट्रिक फील्ड्स एक्सक्लूडिंग दिस डिफरेंशियल पार्ट। यस सर। और जो सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है वो जब हम अगर सिर्फ ये- उसको स्मॉल पार्ट को ही कंसीडर करके अगल बगल It निकाल। is only by the differential part. Sigma by 2 epsilon naught is only by this differential part, and E1 is without this differential part. यस सर, ओके। जबकि इस डिफरेंशियल पार्ट और बाकी का जो पोर्शन है, मतलब कि सबको कंप्लीटली अगर ज्वाइन कर दें, कंप्लीटली ज्वाइन करें, तो बाहर पे जो नेट आना चाहिए इलेक्ट्रिक फील्ड का आउटसाइड, वो आना चाहिए सिग्मा सिग्मा बाय बाय एप्सिलॉन नॉट सिग्मा आना बाय चाहिए। एप्सिलॉन नॉट कंडक्टर प्रॉपर्टी से, और अंदर का जो नेट आना चाहिए वो जीरो है। जीरो। जीरो आना चाहिए। तो E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन तो इसका मतलब E1 सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट ही हुआ। यस सर। Yes. मैं तो बोल रहा हूँ, जल्दी समझ में नहीं आता, ये टॉपिक्स में टाइम चाहिए होता है। अब अगर पूछा जाए कि इस डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स कितनी लग रही होगी, फोर्स ऑन एरिया डेल्टा ए, तो ये होगा चार्ज ऑन डेल्टा ए मल्टीप्लाइड बाय सिग्मा इलेक्ट्रिक स्क्वायर dA बाय एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन कोई भी चार्ज खुद की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से अपने पर फोर्स लगाएगा नहीं, Yes. तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सक्लूडिंग डेल्टा ए, भाई थोड़ी सी स्पेस कम है, एक्सक्लूडिंग डेल्टा ए, सर वो E1 है। क्योंकि डेल्टा ए पर तो फोर्स निकाल रहे हो, तो जिस डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं उस पर फोर्स बाकी के चार्जेस के इलेक्ट्रिक फील्ड का होगा। जिस डिफरेंशियल पार्ट पर फोर्स निकाल रहे हैं उस डिफरेंशियल पार्ट के ऊपर जो चार्ज है वो अपने ऊपर फोर्स तो लगाएगा नहीं, तो फोर्स इसके अलावा बचा हुआ पोर्शन जो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करेगा वो एक्सर्ट कर रहा होगा। और चार्ज ऑन डेल्टा ए इज सिग्मा इंटू डेल्टा ए, और इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सक्लूडिंग डेल्टा ए, इसको हटा दें अगर, E1 वाली। तो वो E1 E1 है, वाली। और E1 भी सिग्मा बाय 2 एप्सिलॉन नॉट है। अल्टीमेटली सिग्मा, ये मतलब फोर्स आ जाएगा, और F इक्वल टू QE के हिसाब से
फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो इलेक्ट्रिक फील्ड की ही डायरेक्शन होगी, हम लोगों ने पॉजिटिव चार्जेस कंसिडर किए, और इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड की एक और प्रॉपर्टी, कंडक्टर के सरफेस के साथ 90 डिग्री एंगल पर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्योंकि कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये फोर्स भी कंडक्टिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है, इसका मतलब ये एक नॉर्मल फोर्स है। और नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया, नॉर्मल फोर्स प्रेशर यही प्रेशर की डेफिनेशन है। और इस वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की जो वैल्यू बनेगी नॉर्मल फोर्स डिवाइडेड बाय जैसे एरिया जब करेंगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर की वैल्यू सिग्मा स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन। अब रिजल्ट कोई नया नहीं है। हाँ बोलो सर जैसे सर जैसे फिगर में आपने वो डिफरेंशियल एलिमेंट के आगे इवन दिखाया है, तो सर एक पीछे वाला इवन फोर्स नहीं लगा सकता उस पर, जो पीछे वाला इवन दोनों मतलब दोनों मिलके लगाएंगे कि अकेले एक ही लगाएंगे? अरे ये दो इवन नहीं दिखाए हैं मैंने, ये इवन और ये इवन, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इस डिफरेंशियल सेगमेंट के जस्ट पहले और जस्ट बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड में कंटिन्यूटी होगी, यहाँ भी सेम इलेक्ट्रिक फील्ड, और इवन सरफेस पर भी इवन होगी। यस सर समझ गए। समझे इसको? अब मैं कह रहा हूँ इसमें कोई नई बात नहीं है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर दुनिया की हर एक किताब में है, कोई नया चीज नहीं है इसके अंदर, हजारों वीडियोस हैं इसके ऊपर। दो तीन जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो समझने हैं। पहला, भले ही इस डेरिवेशन को, ये जो डेरिवेशन हम लोगों ने की है, ये डेरिवेशन हम लोगों ने एक स्फीयर के लिए की हुई है, आइसोलेटेड स्फीयर के लिए की हुई है, बट जो रिजल्ट है सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, ये यूनिवर्सल रिजल्ट है इररिस्पेक्टिव की कंडक्टिंग की कंडक्टर स्फेरिकल सरफेस का है, सिलिंड्रिकल सरफेस का है, या फिर रेक्टेंगुलर सरफेस है, ज्योमेट्री के इंडिपेंडेंट और चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिपेंडेंट। मतलब कि अगर, एक मिनट बच्चा कंप्लीट कर ले, अगर कंडक्टर हमारा रेगुलर स्फीयर नहीं है या स्फीयर भी है, मान ले कंडक्टर स्फीयर है बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज यूनिफॉर्म नहीं है, जिसकी कई वजह हो सकती है, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म न होने के कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि कंडक्टर के आउटसाइड, मान लीजिए कंडक्टर के आउटसाइड हमने कोई चार्ज रखा है, ये केस भी आपको दिखाई दे रहा है। सपोज एक कंडक्टर है, इसको हमने चार्ज दिया प्लस ऑफ क्यू, मतलब ये चार्ज मेटल के ऊपर है जो कि एक परफेक्ट स्फीयर, परफेक्ट स्फेरिकल है, और इसके बाहर पर हमने एक चार्ज रखा है स्मॉल क्यू। मेटल को चार्ज दिया, बाहर भी चार्ज दिया, और कहिए मेटल को कोई चार्ज न दे, चलिए और ज्यादा आसान कर दे, मेटल को न्यूट्रल कर दीजिए। अब बताओ क्या सिचुएशन होगी, मेटल के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल मेटल, बाहर एक पॉइंट चार्ज है, पोलराइजेशन इफेक्ट होगा इसमें सबसे पहले। यस सर। बाहर का प्लस क्यू चार्ज मेटल की लेफ्ट साइड पर नेगेटिव चार्ज इंड्यूस करेगा, राइट साइड पर पॉजिटिव चार्ज, यानी कि वो जो मेटल है वो एक डाइपोल बन जाएगा। पोलराइजेशन इफेक्ट में और भी चीजें होती हैं, बाहर का चार्ज, याद करिए बाहर के पॉइंट चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस रेडियल होंगी, मेटल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा नहीं, और बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ ऐसे जाएगी। यस सर। पॉइंट चार्ज की रेडियल इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, लेकिन ये और रेडियल नहीं हो सकते, पोलराइजेशन इफेक्ट की वजह से ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं, ये मेटल के सरफेस पर जा करके परपेंडिकुलर हो जानी चाहिए। परपेंडिकुलर हो जाएंगे। ये बातें पहले भी डिस्कस की जा चुकी है। यस सर। और परपेंडिकुलर हो जाने का मतलब ये लाइंस वर्चुअली सेंटर की तरफ जा रही होंगी। यस सर। यस सर।
और दूसरे साइड पर ये लाइन सरफेस के परपेंडिकुलरली बाहर जाएंगी। अब आप खुद बताओ, क्या यहां पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म है? नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज दोनों यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होंगे यहां पर। तो माइनस चार्ज प्लस क्यू के ज्यादा नजदीक है और प्लस चार्ज उससे काफी दूर है। ऑब्वियस सी बात है कि प्लस क्यू का यहां पर पोलराइजेशन इफेक्ट ज्यादा होगा, यानी नेगेटिव चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा होगी और पॉजिटिव चार्जेस की डेंसिटी कुछ कम हो जाएगी। समझ पा रहे हैं इसको कि नहीं? यस सर। यस सर। यस इवन इस केस में भी अगर कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड कोई पूछ ले कि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, तो उसका आंसर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट है। सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लोकल सिग्मा ये प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर है। बट सिग्मा इस पॉइंट पर जो होगा और इस पॉइंट पर एक पॉजिटिव सिग्मा है, मतलब जो चार्ज डेंसिटी यहां पर है वही चार्ज डेंसिटी यूज कर लेंगे डिवाइडेड बाय सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। इधर में पूछा जाए कि जस्ट आउटसाइड क्या इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, तो इसका भी आंसर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट होगा। लेकिन वहां का लोकल सिग्मा यूज करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा ज्यादा है ना? यस सर, Right? ज्यादा होगा। यानी ये इन चार्जेस की डेंसिटी ज्यादा है, इसका मतलब यहाँ सिग्मा ज्यादा है। आंसर इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, आंसर इधर भी सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, कंडक्टर के जस्ट आउटसाइड। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर में भी जो सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन नॉट है, उसमें भी ये सिग्मा आप लोकल यूज करें फिर। यस सर, क्योंकि फोर्स वाले फॉर्मूला में भी टेक्निकली लोकल ही होता है वो। आर्ग्यूमेंट क्या बनाया गया था? आर्ग्यूमेंट देखो ना, अपना आर्ग्यूमेंट क्या था कि यहाँ पर अगर एक डिफरेंशियल एरिया के ऊपर फोर्स कैलकुलेट करोगे तो इस डिफरेंशियल एरिया पर फोर्स की कैलकुलेशन में जिस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज किया जाएगा उसमें जो सिग्मा आएगा वो लोकल आएगा। और जिस चार्ज के ऊपर फोर्स निकालोगे वो भी सेम सिग्मा वाला होगा। यस सर। यस सर। यस ये मैंने जानबूझ के क्वेश्चन डिस्कस किया है क्योंकि ये क्वेश्चन भी काफी फेमस है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ड्रॉ करने का, और इसका आगे चल करके एक और मेथड है जिसको कहा जाता है इलेक्ट्रिकल इमेज मेथड, वो आगे डिस्कस होगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर का एक ये स्टैंडर्ड रिजल्ट याद रखोगे, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट इररिस्पेक्टिव की सिग्मा इधर और इधर में डिफरेंट है, कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब जहां सिग्मा ज्यादा वहां प्रेशर ज्यादा होगा, जहां सिग्मा कम वहां पर प्रेशर कम होगा। और ये प्रेशर, हालांकि वैसे तो प्रेशर की कोई डायरेक्शन नहीं होती है, बट प्रेशर की वजह से जो फोर्स आएगा वो मतलब आउटवर्ड होगा या फिर इनवर्ड होगा। प्रेशर की तो कोई डायरेक्शन नहीं बोल सकते, स्केलर क्वांटिटीज में आता है, बट फिर भी प्रेशर रेडियली आउटवर्ड दिखाएंगे या रेडियली इनवर्ड दिखाएंगे? आउटवर्ड। आउटवर्ड। मतलब यहाँ पर जो प्रेशर एक्सर्ट होगा, प्रेशर बाहर की तरफ, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर लगता है, इधर से भी इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर बाहर आएगा। चार्ज के साइन पे डिपेंड नहीं करता ये कि नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर कंडक्टर के सरफेस पर बाहर की साइड, मतलब वो कंडक्टिंग सरफेस को एक्सपैंड करना चाहेगा। यस और उसका रीजन भी है, कंडक्टिंग सरफेस को एक्सपैंड करने का रीजन भी है, आगे आपको बताया जाएगा या ग्रेविटेशन में पढ़ चुके होंगे। तो पोटेंशियल एनर्जी जो होती है किसी भी सिस्टम की, चाहे वो स्फीयर की निकालो चाहे किसी की भी निकालो, पोटेंशियल एनर्जी रेडियस के इनवर्स प्रोपोर्शन में जाती है। यस सर। और एक्सपेंशन से जब रेडियस बढ़ेगी तो पोटेंशियल एनर्जी रिड्यूस हो जाएगी। और लॉ ऑफ नेचर ये कहता है कि एवरी सिस्टम ऑलवेज मूव्स टुवर्ड्स द स्टेट ऑफ लोअर पोटेंशियल एनर्जी। लोअर पोटेंशियल एनर्जी में ज्यादा स्टेबिलिटी होती है। दो तरह के इक्विलिब्रियम करे तो डाइपोल के पोटेंशियल में। अब इसकी एप्लीकेशन दिखाता हूँ। पहला पॉइंट तो आपको ये ध्यान रखना है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट जनरलाइज फॉर्मूला है, स्फीयर नॉन स्फीयर दोनों के केस में, सिग्मा यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म दोनों के केस में। इसकी एप्लीकेशन पार्ट, प्रॉब्लम नंबर 1, आइसोलेटेड स्फीयर विथ चार्ज कैपिटल Q।
क्वेश्चन अपने आप लिखिए, आइसोलेटेड स्फीयर विद चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस R, आइसोलेटेड स्फीयर विद चार्ज कैपिटल Q एंड रेडियस R, मेटल स्फीयर ऑब्वियसली। आपको बताना है इसके हाफ पार्ट के ऊपर फोर्स कितना लग रहा हो, फोर्स ऑन द हाफ पार्ट। मतलब इस मेटल का हाफ पार्ट और मेटल का दूसरा हाफ, दोनों हाफ एक दूसरे को रिपल करेंगे। लेफ्ट हाफ राइट हाफ को रिपल करेगा या फिर लोअर हाफ अपर हाफ को रिपल करेगा, रिपल्सन आएगी इनके बीच में, और वही कैलकुलेट करना है फोर्स ऑन द हाफ पार्ट। सर Q square by 32 pi R square epsilon naught। ठीक ठीक ठीक। लॉजिक क्या है, मैंने कहा था आइसोलेटेड स्फीयर, आइसोलेटेड स्फीयर होगा, आइसोलेटेड वर्ड है और स्फीयर है, दो बातें हैं, आइसोलेशन और स्फीयर, चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होगा, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब सिग्मा यूनिफॉर्म आएगा। सिग्मा जब यूनिफॉर्म आएगा तो प्रेशर भी यूनिफॉर्म आएगा। सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्रेशर की वैल्यू हुई, जो कि एक यूनिफॉर्म प्रेशर हुआ। फ्लूइड मैकेनिक्स के टाइम पर यह जरूर डिस्कस हुआ होगा कि जब कभी यूनिफॉर्म प्रेशर्स होते हैं तो किसी भी कर्व सरफेस का फोर्स उसके प्रोजेक्टेड एरिया को मल्टीप्लाई करके निकालती हो। यस सर। Yes sir। यस सर। प्रोजेक्टेड एरिया मल्टीप्लाई होता है इसमें, लेकिन ये कभी होता है जब प्रेशर यूनिफॉर्म चल रहा हो, और प्रेशर की यूनिफॉर्मिटी यहाँ दो वजह से है, स्फेरिकल होने की वजह से और आइसोलेटेड होने की वजह से। प्रोजेक्टेड एरिया ऑफ हाफ पार्ट मतलब हेमीस्फीयर, हेमीस्फीयर का प्रोजेक्टेड एरिया रिकॉल करें, सर्कल। सर्कल। ये वाला सर्किल पाई आर स्क्वायर। Yes। सो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई कर दीजिए और सिग्मा की जगह ये वैल्यू पुट कर दो और फाइनल आंसर देखो क्या बनता है। ठीक है, कुछ गड़बड़ हो गई, आवाज नहीं आ रही क्या? आ रही है। Yes sir। ठीक है, वीडियो शायद second question, again isolated metal sphere, लेकिन ये स्फीयर बेसिकली सोप बबल है एक तरीके से, एक सोप बबल है जिसको कि हम मेटेलिक मान रहे हैं, और सोप बबल कंसीडर्ड टू बी मेटल, रेडियस आर, चार्ज दिया गया है प्लस क्यू का, ऑब्वियसली यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, सरफेस टेंशन दिया गया है इसका कैपिटल एस, मतलब इनफैक्ट सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है आपको, इसमें कैसे निकालोगे? चार्ज सोप बबल, इसके ऊपर और एडवांस क्वेश्चंस हैं लेकिन वो अलग कराएंगे, मैं यहाँ पर बेसिक कराऊंगा, बाकी हम अलग से कराएंगे। सर हम्म, इक्विलिब्रियम है। हाँ इक्विलिब्रियम पे, चार्ज सोप बबल विथ चार्ज कैपिटल क्यू, रेडियस आर इज इन द इक्विलिब्रियम स्टेट, सरफेस टेंशन फाइंड आउट करना है। सर इसमें दो पार्ट्स में डिवाइड करके और फिर फोर्सेस दिखाएंगे सर, एक चार्ज वाली फोर्स आएगी, एक दोनों इक्वेट सरफेस टेंशन की वजह यस से सर। आएगी, और प्रेशर डिफरेंस तो को इसको एसएल से इक्वेट कर देंगे। रिजल्टेंट से इक्वेट कर देंगे। राइट, बिल्कुल। सोप बबल में अंदर ऑब्वियसली एयर होगी एंड बाहर भी एयर होगी, ऑब्जेक्टिवली भी कर सकते हैं, इस देखो स्पीड का भी एक पार्ट है, अंदर वाली एयर बाहर के साइड फोर्स लगाएगी, इसको प्रेशर ऑफ इनसाइड एयर कह सकते हैं, बाहर वाली एयर इधर की तरफ फोर्स लगाएगी, इसको प्रेशर ऑफ आउटसाइड स्फीयर कह सकते हैं।
जो नॉर्मल केसेस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर आएगा। मतलब P आउटसाइड एयर का प्रेशर है और P इनसाइड अंदर वाले एयर का प्रेशर है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर भी बाहर की तरफ आएगा। ESP इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर वो भी बाहर की तरफ आएगा, सिग्मा स्क्वायर बाई 2 एप्सिलॉन 0। सो बबल थ्योरी ये कहती है टोटल आउटवर्ड प्रेशर माइनस टोटल इनवर्ड प्रेशर। टोटल प्रेशर जो बाहर की तरफ है वो है अंदर वाले एयर का प्रेशर प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक की वजह से सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0। ये टोटल आउटवर्ड प्रेशर माइनस बाहर वाली एयर का प्रेशर, और ये डिफरेंस जो अंदर और बाहर के प्रेशर्स का डिफरेंस होता है सो बबल्स के केसेस में। 2s/r। ये वही आंसर आएगा जो फोर्स बैलेंस करके आप लोग बोल रहे हो, उससे भी यही आंसर आना है और इससे भी यही आंसर है, बट इसका ओरिजिनल क्वेश्चन कुछ और है। ओरिजिनल क्वेश्चन जो है वो उसमें एक्सपेंशन होना है इसका, और उसके नई रेडियस वगैरह सब निकालनी है। नोटेड? यस सर। नोटेड? यस सर। एक्सेस, सो बबल की एक्सेस प्रेशर वाला कंसेप्ट लगाया गया यहाँ पर। तो ये सब थोड़ा सा इसलिए करा देते हैं ताकि आइडिया रह जाए कि क्वेश्चंस कहीं भी मर्ज हो सकते हैं यहाँ पर। तीसरा क्वेश्चन, अगेन एक स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस आर, बट अब की बार जो चार्ज इसके ऊपर है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। इसके सरफेस पे जो चार्ज है उसकी डेंसिटी आपको दी जाती है, सरफेस चार्ज डेंसिटी गिवन एज सिग्मा नॉट कोसाइन ऑफ थीटा, जिसमें थीटा इसके थीटा यहाँ पर कोई एंगल बनेगा जो एक्स एक्सिस से बनेगा, मान लो लैटिट्यूड एंगल बोलते हैं इसको। ये एंगल थीटा के हिसाब से इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी वेरिएबल है। सिग्मा नॉट एक पॉजिटिव वैल्यू है। चलिए जी, अब बताओ व्हाट इज द फोर्स ऑन द राइट साइड ऑफ द कंडक्टर, फोर्स ऑन द राइट हाफ पार्ट ऑफ कंडक्टर, फोर्स ऑन दिस राइट पोर्शन। सर ये पूरा सॉलिड स्फीयर है ना? फिर से ये थ्योरी लगानी होगी आपको ऊपर। सर रुकिएगा एक दो मिनट। ठीक।
ये देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें भी सिग्मा कांस्टेंट नहीं है, थीटा के साथ साथ सिग्मा बदल रहा होगा, लेकिन इतना ऑब्वियस है कि कॉस थीटा है, सिग्मा नॉट कॉस थीटा। तो फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट्स में, फर्स्ट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट्स में कॉस थीटा पॉजिटिव, यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्जेस हैं। और हम सबको पता है कि जो थीटा है, ये वाला पॉइंट आपका थीटा इक्वल टू 0 डिग्री है, ये वाला पॉइंट थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, और ये वाला पॉइंट थीटा इक्वल टू 270 डिग्री या फिर 9 - 90। इसका मतलब यहाँ पर जो चार्ज डेंसिटी होगी वो सिग्मा नॉट की होगी, सबसे ज्यादा चार्ज डेंसिटी यहाँ पर होगी, और जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी कम होती चली जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ऐसे चार्जेस ज्यादा दूर दूर हो जाएंगे। यहाँ पर चार्ज डेंसिटी ज्यादा, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा चार्ज डेंसिटी की वैल्यू कम। और एग्जैक्टली सेम चीज दूसरे साइड पर होगी, बट नेगेटिव चार्ज होगी, बिकॉज थीटा 90 से 270 के बीच में जब जाएंगे तो 90 से 270 के बीच में कॉस थीटा की वैल्यूज नेगेटिव आएंगी, यानी यहाँ पर नेगेटिव चार्ज की डेंसिटीज होंगी, और सेम कंसेप्ट आएगा, नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, इधर भी नेगेटिव नेगेटिव। खैर, हम कोई भी एक पॉइंट चूज कर लें जो थीटा एंगल पर है, और यहां पर स्फीयर के चारों तरफ एक इस सर्कुलर बैंड लगाएं, सर्कुलर रिबन, सर्कुलर रिबन जो स्फीयर के चारों तरफ जाए। ऐसे करके स्फीयर के चारों तरफ सर्कुलर रिबन, जिसका ये एंगल डी थीटा बन रहा हो। कितना एरिया होगा इस सर्कुलर बैंड का, जो स्फीयर के चारों तरफ ये सर्कुलर बैंड बन रहा है, ये कितने एरिया का होगा? 2 पाई r sin थीटा। आर तो ये है, आर स्फीयर का रेडियस है, ये थीटा है, तो यहाँ पर जो रेडियस बनेगी, मतलब इस सर्कुलर बैंड की रेडियस, रेडियस ऑफ सर्कुलर बैंड, ये शायद आर r साइन थीटा हो sin जाएगा। theta। और साइन थीटा। और ये वाले विड्थ, ये आर डी थीटा। आर डी थीटा। तो इस सर्कुलर बैंड का जो एरिया बनेगा, एरिया ऑफ सर्कुलर बैंड, वो होगी इसकी सरकमफ्रेंस 2 पाई r स्क्वायर थीटा डी थीटा इनटू आर डी थीटा, किसी भी बैंड का। बैंड मतलब रिबन होगा, ये रिबन जैसी चीज होगी, एक रिबन है जिसको स्फीयर के चारों तरफ लगाया गया है, तो रिबन की लंबाई मल्टीप्लाइड बाय रिबन के विड्थ। ये आया एरिया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर इज सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट, so this area is multiplied by sigma naught square cos square theta upon 2 epsilon 0 इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर। और लोकल डेंसिटी यूज की गई है, थीटा एंगल पर ये वाला चार्ज डेंसिटी यूज किया। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर मल्टीप्लाइड बाय एरिया, क्या चीज कैलकुलेट हो गई यहाँ पर? फोर्स। नॉर्मल फोर्स, फोर्स भी नॉर्मल डायरेक्शन में, फोर्स तो हुई बट नॉर्मल डायरेक्शन में। इसका मतलब हम लोगों ने नॉर्मल डायरेक्शन में लगने वाला फोर्स निकाला है, और इधर भी फोर्स नॉर्मल डायरेक्शन में लगेगी। फोर्सेस नॉर्मल डायरेक्शंस में आएंगे इस सर्कुलर बैंड के नॉर्मल, यानी स्फीयर के नॉर्मल डायरेक्शंस में। जब नॉर्मल डायरेक्शन में ये फोर्सेस लगेंगी तो सिमेट्री के हिसाब से क्या इनको इंटीग्रेट करेंगे या इनके किसी स्पेसिफिक कंपोनेंट को इंटीग्रेट करेंगे? कंपोनेंट को कंपोनेंट को साइन वाले कैंसिल हो जाएंगे। तो ये जो फोर्स है ये अभी इंटीग्रेट नहीं होगा, इसका अभी cos थीटा वाला कंपोनेंट ले और अब इंटीग्रेट करके पूरा आंसर ले। और लिमिट ऑफ इंटीग्रेशन,
0 से तो 0 से पाई बाय 0 से पाई बाय 2 माइनस नहीं भाई, एंगल थीटा यहाँ से लेकर के और आपको सिर्फ पाई बाय 2 तक ही तो जाना है। यस 0 से 90 की तो लिमिट रखोगे। कैलकुलेट करें क्या आंसर है सर 2 नहीं सर इसमें मल्टीप्लाई होगा 2 क्यों होगा? सर कॉस वाले कंपोनेंट्स। वो नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा कि हमने एरिया में वो चीजें कंसीडर कर रखी है भाई मेरे। जब आपने एरिया पूरे सर्कुलर बैंड का लगा कर रखा है भैया, अगर हम आधा आधा देखेंगे ना, या फिर आप ये काम करो, आधा सर्कुलर बैंड ऊपर और आधा सर्कुलर बैंड नीचे, तो आधे बैंड के एरिया में 2 नहीं आएगा, यस फिर बाद में 2 मल्टीप्लाई करो। लिमिट भी तो सर माइनस पाई बाय 2 से रखनी पड़ेगी। वो एंड में फिर 2 आ ही जाएगा। तो फिर माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 की लिमिट रख के यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2 लगा के 0 से पाई बाय 2 की लिमिट रखोगे, सेम ही आंसर है। यस सो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर को जानना और उसको अप्लाई करने में बहुत डिफरेंस है। मतलब जानने के लिए कोई बुरी बात नहीं है, सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन नॉट होता है, बट इसके ऊपर क्वेश्चंस एक होते हैं मतलब डायरेक्टली इसी चैप्टर का क्वेश्चन, ये भी डायरेक्टली इसी चैप्टर का क्वेश्चन है बट मैथ इन्वॉल्व है, और इसके जस्ट पहले जो क्वेश्चन था उसमें 2 अलग अलग चैप्टर्स के कंसेप्ट लग रहे, इलेक्ट्रोस्टैटिक सरफेस टेंशन। इसी जगह पे प्रॉब्लम है तुम लोग को। और इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर हमने कहा कि स्फीयर के अलावा भी काम करता है, हर जगह काम करता है। फॉर एग्जांपल एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर दे दें आपको, a cylindrical conductor of radius r, length l, length much larger than r, infinite cylinder, और चार्ज q है इसके ऊपर, चार्ज कैपिटल Q सिलेंडर के ऊपर, मेटेलिक सिलेंडर है। कहां दिखाओगे चार्ज को, डिस्ट्रीब्यूट कहां करोगे चार्ज? कहां दिखा दे चार्ज, मेटल के कौन से साइड पर? बाहर वाले सरफेस पे। अगर ये सॉलिड है मान लो, तो सॉलिड होगा तो एक ही सरफेस होगी, सॉलिड मेटल हुआ तो एक ही सरफेस बाहर वाला, ये सारा चार्ज आउटर सरफेस पे दिखा दो। अगर ये हॉलो मेटल हुआ तो 2 सरफेस होंगी, एक बाहर की साइड एक अंदर की साइड। खैर क्यू चार्ज यहाँ डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब आप बताओ सेम क्वेश्चन, फोर्स ऑन राइट हाफ सिलेंडर, क्या बनेगा? फोर्स ऑन द राइट हाफ सिलेंडर। तो 2 ऑप्शन दिमाग में लगाइए, इंटीग्रेशन मेथड या फिर प्रोजेक्टेड एरिया मेथड, कौन सा चलेगा यहाँ पर? इसके जस्ट पहले दो प्रोजेक्टेड एरिया। कैसे डिफरेंशिएट करोगे कि प्रोजेक्टेड एरिया मेथड लगाना है? क्योंकि यूनिफॉर्म चार्ज प्रेशर तो सर जो उसका प्रेशर यूनिफॉर्म होगा वो सर यूनिफॉर्म होगा, तो प्रेशर कंडीशन यूनिफॉर्म होगा, राइट। यस तो सिग्मा स्क्वायर बाय 2 एप्सिलॉन 0 मल्टीप्लाइड बाय एरिया जो प्रोजेक्टेड आएगा, यहाँ पर सीधा सा कंसेप्ट है। अब सिग्मा कितना होगा? तो चार्ज अपॉन एरिया, चार्ज अपॉन सिलेंडर का एरिया, और एरिया प्रोजेक्टेड याद करोगे, एक हाफ सिलेंडर का प्रोजेक्टेड एरिया, रेक्टेंगल रेक्टेंगल 2r हाफ सिलेंडर का ये 2r रेक्टेंगल सर बनता होता है और l होता है डायमेंशन। है। अंदर वाला रेक्टेंगल जो होता है वो हाफ सिलेंडर की प्रोजेक्टेड एरिया है, यानी कि 2rl। ये आंसर है।
तो हम लोगों ने स्फीयर का करा है, सिलेंडर का करा है, और भी कर सकते हो, जितने भी एग्जांपल्स है सभी को इसी से किए जा सकते हैं। इवन अगर हमारे पास कोई मेटेलिक प्लेट है, मान लीजिए, समझना एक चीज, दो पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, टू पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट्स, देखिए सिंगल प्लेट भी हो सकती है, दो प्लेट भी हो सकते हैं, चार प्लेट भी हो सकते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। सपोज दैट ये है हमारे पास, इसके ऊपर प्लस ऑफ 2q का चार्ज, इसके ऊपर माइनस ऑफ 4q का चार्ज है, ऐसे प्लस 2q माइनस 4q, इतने चार्जेस। डिस्ट्रीब्यूशन पहले करें कितना होगा, कौन से साइड पर कितना चार्ज दिखाएं। टू पैरेलल प्लेट्स, टू मेटालिक प्लेट्स पैरेलल, कहाँ दिखाएंगे, इसके लेफ्ट साइड पर क्या दिखाएंगे, प्लेट नंबर 1 के लेफ्ट और प्लेट नंबर 2, प्लेट 1 के लेफ्ट साइड का चार्ज बताएं। माइनस माइनस क्यू, माइनस क्यू दिखाएंगे। माइनस क्यू, प्लेट 2 राइट के में राइट, भी माइनस क्यू, प्लेट 2 के माइनस राइट, क्यू, प्लेट 1 के राइट साइड 3q क्यू होगा प्लस 3q और इधर माइनस 3q। minus 3q माइनस क्यू। नाउ क्वेश्चन है, फोर्स बिटवीन द टू प्लेट्स कितना होगा, व्हाट इज द फोर्स बिटवीन प्लेट 1 एंड प्लेट 2। हालांकि इसको करने के एक और मेथड भी है, सिलेंडर और स्फीयर में तो आपके पास और मेथड नहीं था, लेकिन इसके अंदर ऑल्टरनेट मेथड्स हैं। इसके अंदर ऑल्टरनेट मेथड इसलिए मिल जाता है हमें, स्फीयर और सिलेंडर में ऑल्टरनेट मेथड नहीं लगाते, लेकिन इसमें ऑल्टरनेट मेथड इस वजह से लगा सकते हो क्योंकि प्लेट्स की इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर डिपेंडेंट नहीं होती है, उसका एडवांटेज ले सकते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे छोटा मेथड ये पड़ जाता है। हमें अगर मान लो फोर्स ऑन 2 कैलकुलेट करना है और बाय 1, तो हम इसको कहेंगे चार्ज ऑन 2 मल्टीप्लाइड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड बाय 1 QE। ये ज्यादा छोटा मेथड है, ऐसा नहीं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेशर से एक क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, बट अननेसेसरली टाइम ज्यादा लगेगा। मैग्नीट्यूड वाइज 4Q और इलेक्ट्रिक फील्ड बाय द प्लेट, इसका भी एक फॉर्मूला डिस्कस हुआ था कि चाहे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे भी हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड बाय अ कंडक्टिंग प्लेट, उसका टोटल चार्ज डिवाइडेड बाय 2a एप्सिलॉन 0, इतना आंसर आ गया, खत्म। तो हमें इसमें ज्यादा छोटा मेथड ये दिखता है, Q इंटू ई लगाना ज्यादा आसान दिखता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक तो यूनिफॉर्म है, उसके अलावा कंडक्टिंग प्लेट के इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के इंडिपेंडेंट है। इन दो वजहों से QE हमें ज्यादा छोटा कन्वीनियंट मेथड लगता है। और क्योंकि ये अनलाइक चार्जेस हैं प्लस माइनस, तो ऑब्वियसली इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन की फोर्स आएगी, ये दोनों प्लेट्स आपस में फोर्स लगाएंगी। इतना करने के बावजूद भी कुछ लोग कूलम्स लॉ लगा देते हैं इसके अंदर कि कूलम्स लॉ से फोर्स निकालेंगे। क्या मिस्टेक कर रहे हैं वो, कूलम्स लॉ से फोर्स क्यों निकालने में मिस्टेक किया है यहाँ पर? तो वो खाली पॉइंट चार्जेस, तो वो चार्जेस तो नहीं केवल है पॉइंट ये। चार्जेस पे एप्लीकेबल होता हाँ, है। ये चार्जेस कंडक्टिंग प्लेट के फॉर्म में है, चाहे पॉइंट के फॉर्म में है नहीं, तो हम Q इंटू ई के फॉर्मेट से निकाल रहे हैं। सो अब यहाँ पर प्रेशर वाला कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे हैं इस टाइम पर, वैसे करना चाहोगे तो वो भी होगा, लेकिन कोई मतलब नहीं है, सेंस नहीं बनता अननेसेसरी। और फोर्स जो निकालेंगे उसके ऊपर भी क्वेश्चंस हैं। बेसिकली फोर्स निकालना तो किसी क्वेश्चन का एक पार्ट हो सकता है, जैसे कि अगला एग्जांपल है, आप लोग को लगता है कि एग्जाम में फोर्स ही पूछा जाएगा, फोर्स कहीं नहीं पूछा जाएगा।
सपोज अगेन ये दो प्लेट्स है, प्लेट 1 प्लेट 2, प्लेट 1 के ऊपर प्लस ऑफ क्यू का चार्ज, प्लेट 2 के ऊपर प्लस ऑफ 3 क्यू का चार्ज, और इनके बीच का सेपरेशन है डी। हाउ मच वर्क is required, how much work is required to increase the separation, increase the separation मतलब वो D से 2D करना है आपको, सेपरेशन को डबल करना है, कितना वर्क रिक्वायर्ड। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, सर so work required 2AE हाँ सर 3D Q square by 2AE epsilon naught। हाँ वर्क रिक्वायर्ड मतलब कौन करेगा इस वर्क को, propulsive force। तो रिक्वायरमेंट क्यों होगी, जब किसी चीज की रिक्वायरमेंट कब होती है, अगर नेचर अपने आप कोई काम कर रहा होता तो रिक्वायरमेंट किस बात की हमको, हमें रिक्वायरमेंट तब है जब कोई चीज नेचुरली अपने आप ना हो रही हो, मान लीजिए। तो वर्क इज रिक्वायर्ड का मतलब एक्स्ट्रा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन पूछा वर्क इज रिक्वायर्ड का मतलब, तो हम कहेंगे इसको एक्सटर्नल वर्क, और उसके अलावा एक वर्क होगा जो इन दोनों के बीच में कोलम्बिक फोर्स का होगा, मतलब वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड टोटल वर्क, चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी। हमें यहां पर कोई मोशन तो जनरेट करना नहीं है, सो चेंज ऑफ काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू 0, हमें यहां पर कोई मोशन जनरेट नहीं करनी। सर इतना स्लो ले जाएंगे, कोई एक्सेलरेशन ही नहीं होगा, वो दोनों इक्वल रहेंगी। मतलब अरे भाई सेपरेशन बढ़ा करके खत्म कर दो, आप सेपरेशन बढ़ा के फिर वहीं स्टे करा दो। यस वर्क ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसके लिए फोर्स कैलकुलेट करना पड़ जाएगा। फोर्स निकालने के लिए इस पर चार्ज है 3Q मल्टीप्लाइड बाय इस वाले प्लेट का इलेक्ट्रिक फील्ड और इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो D से 2D मतलब एक्स्ट्रा डिस्प्लेसमेंट D एंड दिस टोटल विल बी 0। सो वर्क एक्सटर्नल नेगेटिव आंसर आएगा। जो अभी इसके पहले आंसर बोल रहे थे वो वैल्यू तो सही बता रहे थे, लेकिन आप पॉजिटिव साइन बता रहे थे। जी सर। तो स्फेरिकल कंडक्टर और सिलिंड्रिकल कंडक्टर्स में अगर फोर्स कैलकुलेशन आ रहा है तो प्रेशर मेथड से जाइए। सिग्मा यूनिफॉर्म है तो प्रेशर इनटू प्रोजेक्टेड एरिया, सिग्मा यूनिफॉर्म नहीं है तो डिफरेंशियल एरिया ले करके, और जैसे अभी एक एग्जांपल किया गया वैसे करो। स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल के अलावा रेक्टेंगुलर प्लेट के फॉर्म में अगर कंडक्टर है तो फोर्स या प्रेशर फाइंड आउट करने के लिए चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड फास्टेस्ट मेथड है, QE डायरेक्टली। इसमें प्रेशर वाले कंसेप्ट को यूज करने की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, यस सर। चलिए बाकी अब अगली क्लास में करेंगे। इसके बाद जितना आज की क्लास के थे बाकी नेक्स्ट क्लास में। सर हाँ सर एक क्वेश्चन बता देंगे? अभी नहीं बता पाएंगे।